महाराष्ट्र में चुनावी पारा चरम पर है। मतदान की उल्टी गिनती शुरू। कहीं सत्ता में बने रहने की जद्दोजहद तो कहीं सत्ता पाने का उतावलापन। महाराष्ट्र में गहमा गहमी मची है। इस अफरा तफरी के बीच बस सियासतदानों का टारगेट है खुद को बेहतर साबित करने का। इस सिलसिले में ना तो शिवसेना पीछे है, ना ही बीजेपी और ना ही कांग्रेस और ना ही एनसीपी। विधानसभा चुनाव से पहले इतना जरूर हुआ कि सत्ता में साथ चल रही कांग्रेस और एनसीपी अलग हो चुकी हैं और 25 साल का याराना भी खत्म हो चुका है। अब महाराष्ट्र के महाभारत में 4 पार्टियां मैदान जंग में कूद पड़ी हैं। राहें भले ही अलग अलग हों, लेकिन टारगेट एक है और वो ये कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत में विजय पताका फहराना। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। जिया न्यूज के खास कार्यक्रम महाराष्ट्र महाचक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद अवस्थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। मतदान से पहले सियासी दल चुनाव प्रचार में जमकर पसीना भी बहा रहे हैं। चुनाव से पहले राज्य में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। इधर एनसीपी और कांग्रेस में भी कुछ ऐसे ही हालात दिखाई पड़ रहे हैं। अब आलम यह है कि चारों पार्टियां एक दूसरे को खरी खरी सुना रही हैं। हालांकि बीजेपी शिवसेना के खिलाफ बोलने से बच रही है, लेकिन शिवसेना जोर शोर से बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। मतदाताओं से बीजेपी को पूर्ण बहुमत देने की अपील की। कांग्रेस के खिलाफ जमकर हल्ला भी बोला। अब सवाल यह उठता है कि महाराष्ट्र में चुनावी समीकरण बना है, उसका हल क्या निकलने वाला है और इस चुनाव में मुकाबला कौन कौन सी पार्टी के बीच होगा, या फिर यह चुनाव मोदी वर्सेस उद्धव तो नहीं हो जाएगा। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा बीजेपी नेता अशोक सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिव प्रताप सिंह पवार भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मुंबई से हमारे साथ शिवसेना के नेता सुभाष सावंत भी जुड़ेंगे। इसके साथ नागपुर से हमारे साथ हैं हमारे प्रधान संपादक SN विनोद जी भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास पेशकश महाराष्ट्र महाचक्र में उद्धव वर्सेस मोदी। महाराष्ट्र में जो कमी रह गई है वो सारी कमियां पूरी करके महाराष्ट्र को गुजरात से आगे ले जाना है। तेव्हा वॉर्डाची वाटणी अशी झाली होती की सगळे मराठी वॉर्ड हे बरेचसे शिवसेनेकडे आणि इतर भाषिक जे वॉर्ड आहे ते भारतीय जनता पक्ष। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। इस दौरान मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और एनसीपी पर जबरदस्त हमला बोला। मोदी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत महाराष्ट्र के बीड़ से की। मोदी ने बीड़ में लोगों से स्पष्ट बहुमत की अपील की और वादा किया कि महाराष्ट्र को गुजरात से भी आगे लेकर जाऊंगा। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव प्रचार, कांग्रेस एनसीपी पर बोला हमला। ये सियासत है और यहाँ आरोप प्रत्यारोप की कढ़ाई में हर 5 साल बाद चुनावी खिचड़ी पकती है। नेता अपनी पार्टी का गुणगान करते दिखाई देते हैं। महाराष्ट्र चुनावी रंग में पूरी तरह रंग चुका है। तमाम दल जी जान से चुनाव प्रचार में लगे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मतदाताओं से वोट की अपील करते नजर आए। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में बीड़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। कांग्रेस सरकार ने 4% टैक्स लगाया हुआ है और उसके कारण हरियाणा का किसान अपने बासमती चावल और जगह से जो बेचते हैं उसकी बराबरी नहीं कर पाता है और खरीदार तो जो सस्ता होता है वो लेता है। प्रधानमंत्री ने उठाए कांग्रेस के शासन पर सवाल। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता खेलते हैं कौन बनेगा अरबपति। महाराष्ट्र को बताया गुजरात का बड़ा भाई। कौन बनेगा करोड़पति, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उसमें बैठे हुए लोग हर दिन खेलते थे कौन बनेगा अरबपति। उनका खेल चलता था अरबपति बनने की स्पर्धा का और उसी का नतीजा हुआ कि आज महाराष्ट्र तबाह हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की जनता से अपील की कि वो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दें।
ताकि महाराष्ट्र को गुजरात से भी आगे लेकर जाया जा सके। भाइयों बहनों, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ जो छोटे छोटे हमारे साथी दल खड़े हैं, उनको स्पष्ट बहुमत विजयी दिलाइए। हो जाएगा, सपना पूरा होगा। पीएम ने महंगाई के बहाने भी विरोधियों पर हमला बोला। पीएम ने पूछा कि दिल्ली में नई सरकार ने पेट्रोल के दाम कम किए या नहीं। महाराष्ट्र की जनता से वादा करते हुए मोदी ने कहा कि 60 महीने के अंदर देश को मुसीबतों से बाहर निकालकर खड़ा कर दूंगा। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? जरा जोर से बोलो यार। डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए वोट मांगते नजर आए, वहीं दूसरी ओर एनसीपी नेता शरद पवार ने मतदाताओं से एनसीपी को सरकार बनाने का मौका देने की अपील की। अब जनता सरकार बनाने के लिए किस पर भरोसा करती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठने वाली है, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सीधे चलते हैं प्रधान संपादक एसएन विनोद जी के पास। विनोद जी, तो अभी हम लोगों ने देखा मोदी गुजरात, मोदी गुजरात और महाराष्ट्र की जनता, यह तो सच है कि यह पूरा चुनाव महाराष्ट्र में मोदी के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, जैसे कि आशा थी। लेकिन इससे अनेक सवाल खड़े हो गए हैं। जिस प्रकार अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में हवा बनाई गई और वहां से जो सभा बांधी गई, उसका असर आज महाराष्ट्र की पहली चुनावी रैली में जिससे संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीड़ में, वहां स्पष्ट हो गया मोदी मोदी मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहने से भी नहीं चुके कि अगर मुंडे होते तो मुझे आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस उद्बोधन में भी कई सवाल छुपे हुए हैं। पहला सवाल यह कि क्या महाराष्ट्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके नेतृत्व में प्रदेश में चुनाव लड़ी जा सके? मोदी को ठीक है, प्रधानमंत्री है, उनकी हवा, जैसे दावा किया जाता है कि मोदी की लहर है। हालांकि भारतीय शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे और स्वयं मनसे नेता राज ठाकरे इस बात से इनकार कर चुके हैं। आज भी कहा गया कि यहां कोई मोदी लहर नहीं है। उस बीच जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी को महाराष्ट्र के चुनावी अखाड़े में उतारा गया है, साफ है कि प्रतिष्ठा अगर किसी के दांव पर है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और शायद यह जुआ पार्टी ने खेला है इस आधार पर, इस सूचना, इस आकलन के आधार पर कि मोदी के नाम पर ही चुनावी बैतरणी पार की जा सकती है। लेकिन इससे जो सवाल खड़े हुए उस पर पूछेंगे। हम सीधे चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हमारे पास बैठे हुए अशोक सिंह जी। अशोक जी, आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने बीड़ में सभा की, चुनावी रैली की और उन्हें प्रतिसाद भी मिला, बहुत जबरदस्त प्रतिसाद मिला, लेकिन कुछ सवाल, ये सवाल मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, अगर मैं कर रहा हूं, यह सवाल आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच भी भ्रमण कर रहा है कि क्या प्रदेश में लोकसभा ठीक था, क्या महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में भी सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव जीता जा सकता है? क्योंकि उन्होंने यह कह करके बड़ी अजीब स्थिति पैदा कर दी वहां मौजूद स्वयं नेताओं के लिए कि अगर मुंडे होते तो मुझे आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात उन्होंने, प्रधानमंत्री ने स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे के नाम को रेखांकित करते हुए यह संकेत दे दिया कि यहां अन्य कोई नेता चूंकि नहीं है, मुझे आना पड़ा। क्या ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिरेगा, या इस स्थिति का लाभ जैसा शिवसेना उठाने जा रही है, मनसे उठा रही है, और स्वयं कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस वो भी इस स्थिति का लाभ उठाएगी? इस विषय में सीधा प्रश्न आपसे अशोक सिंह जी कि क्या केंद्रीय नेतृत्व को स्थानीय अर्थात प्रदेश स्तर के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है? नंबर एक, विनोद जी, आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी और बाकी सबको मोदी जी की लहर दिखाई नहीं पड़ती थी। और आपने देखा कि किस प्रकार का लहर था। ये भारत में कई विरोधी पार्टियां थी जो कहती थी कि ये मोदी का लहर नहीं, ब्लोअर का लहर है,
और ये है वो है, इस प्रकार के उनके बयान आते रहते थे। जहाँ तक मोदी जी का प्रश्न है, और आपने महाराष्ट्र में भी देखा होगा, और भाजपा और शिवसेना दोनों मिलकर लड़ी थी, 48 में से हम 40 से ऊपर सीटें जीत के आए, और उसमें भी आप कहीं भी देखेंगे तो लोगों में यही सुनने को मिलेगा कि निश्चित रूप से अगर वहाँ भी लहर था तो मोदी की लहर थी, और आज भी ये देश में पूरा बना हुआ है। जहाँ तक नंबर 2, जहाँ तक प्रदेश की बात है, तो ये विडंबना ही है कि बहुत कम अंतराल में हमने वहाँ से प्रमोद महाजन जी को खो दिया, अभी एक्सीडेंट में हमने गोपीनाथ मुंडे जी को खो दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे हमारे पास नेतृत्व करने की क्षमता बहुत है। देवेंद्र फडणवीस जी हमारे वहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनमें भी प्रतिभा है, पंकजा मुंडे जी हैं, विनोद तावड़े जी हैं, ऐसे अनेक वहाँ पे बहुत सारे नेता हैं जो वहाँ पे बहुत अच्छे अपना प्रभाव रखते हैं। बात ये नहीं है कि वहाँ पे नेतृत्व किसका है, बात यह है कि आज जो चुनाव हम वहाँ पे उतरे हैं, वो जो 15 साल से एनसीपी और कांग्रेस का जो कुशासन था, उस कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे आई है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि महाराष्ट्र की जनता 15 वर्षों से जो कुशासन इनका है, उनको उखाड़ फेंकेगी और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। आपने कई नाम गिना दिए कि वहां वैकल्पिक नेतृत्व है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अशोक सिंह जी, अभी आपने नाम गिनाए कि प्रदेश में नेतृत्व मौजूद है, आपने देवेंद्र फडणवीस का नाम गिनाया, आपने विनोद तावड़े का नाम गिनाया, आपने पंकजा मुंडे का नाम गिनाया, बड़े आश्चर्य है। और जो हमारे दर्शक देश में देख रहे हैं, उनके जहन में सवाल उठेगा कि वहां जो सबसे कद्दावर नेता महाराष्ट्र प्रदेश में है, नितिन गडकरी, उनका नाम आपने भी नहीं लिया, और आज भीड़ की बैठक में, मीटिंग में, प्रधानमंत्री की मीटिंग में वो मौजूद भी नहीं थे। देखिए, ये प्रदेश का विषय है, और आज विनोद जी देखिए, प्रदेश का विषय आज नेता चुनने का विषय नहीं है। आज प्रदेश के जनताओं को अपने मत से वहां के प्रतिनिधित्व को चुनने का प्रश्न है। आज जितने ज्यादा प्रतिनिधित्व हमारे जीत के आएंगे, हम स्पष्ट बहुमत में आएंगे, वहां के एमएलए अपने आप ही चुन लेंगे। क्यों नहीं रहा है जी? विनोद जी रिपीट करिएगा, सुन नहीं पाए। नहीं, मैंने नेता चुनने की बात नहीं की अशोक जी, मैंने ये कहा आपने कुछ नाम गिराए कि वहां पर स्थानीय प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं। आपने जितने नाम गिराए उससे कहीं बहुत बड़े नेता नितिन गडकरी मौजूद है, नहीं, वो है, उनका नाम नहीं लिया। वो है। आज प्रधानमंत्री की पहली सभा होती है चुनाव की, और वहां पर नितिन गडकरी मौजूद नहीं है। विनोद जी, वहां पे नितिन गडकरी जी का भी कार्यक्रम लगा हुआ है, वहां पे राजनाथ सिंह जी का भी लगा हुआ है, अमित शाह जी का भी लगा हुआ है, और चूंकि राष्ट्रीय नेतृत्व है, अब सभी नेता एक साथ तो जा नहीं सकते, अभी तो बहुत समय है, अब तो प्रारंभ हुआ है, 15-13 तक प्रचार चलेगा, उसके बीच में नितिन जी का भी वहाँ पे 8-10 कार्यक्रम रखे गए हैं, और राजनाथ सिंह जी का भी है, अमित शाह जी का भी है, तो पूरा नेतृत्व वहाँ पे है, और प्रदेश के नेतृत्व भी है, केंद्र और प्रदेश नेतृत्व जैसे जैसे भी होगा वहाँ पे कार्यक्रम अपना दे रहे हैं, जैसे नेताओं का डिमांड है वहाँ मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे 288 विधानसभा सीट है, 288 विधानसभा सीटों पे प्रधानमंत्री जी का जाना संभव नहीं है, तो इसलिए सभी नेताओं को अलग अलग जगह पे अपने कार्यक्रम करने का मिला है। सुषमा जी का भी वहाँ पे कार्यक्रम फिक्स हुआ है, तो सभी लोग जाएंगे वहाँ पे। और चूंकि चुनाव है, तो चुनाव में उद्धव जी क्या कहते हैं, आज तो भारतीय जनता पार्टी को ये कह रहे हैं कि उद्धव जी कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे समय में साथ छोड़ गई, आपके चैनल पे मैं भी था, आप भी थे, बात ये हुई थी। अब ऐसा 151 की जो वो लिए घूम रहे थे, कोई ऐसा तो नहीं था कि भाई जिसको 150 मिल जाएगा वो चुनाव हार जाएगा या मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। 151 शुभ मुहूर्त जो उन्होंने लिया, उसको उन्होंने छोड़ा ही नहीं, और बार बार जब भी भारतीय जनता पार्टी उनको भेजती थी, वो बार बार उसको वापस कर देते थे। नहीं, ये बातें पुरानी पड़ गई अशोक जी, ये बातें पुरानी पड़ गई। मेरा सवाल दूसरा था कि क्या एक अकेले प्रधानमंत्री मोदी, ऐसा क्यों, ये कौन सी रणनीति है? क्योंकि यहाँ सारे जो नारा दिया गया है चुनावी प्रचार का, वह भी ये दिया गया है कि शिव छत्रपति का आशीर्वाद, चलो चले मोदी के साथ। स्थानीय महाराष्ट्र स्तर के किसी नेता की चर्चा नहीं है। माने यह कौन सी, ये क्या आप ये दिखाना साबित करना चाहते हैं कि एक अगर लोकसभा में, ये अब हम भी मानते हैं कि लोकसभा में जीत हुई तो नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत हुई, वो 282 सीट लेकर आए, लेकिन जहां तक किसी प्रदेश की बात होती है वहां स्थानीय नेतृत्व होता है, और महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास एक से एक कद्दावर नेता मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ मोदी के नाम पर प्रचार करना और मोदी के नाम पर ही वोट मांगना। कहीं यह भी संभव है, कहीं ये जैसे छत्रपति शिवाजी का नाम लिया गया, शिवसेना की ओर से आक्रमण हुआ, ये तो हमारे शिव, एक बार भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी शिव जयंती भी नहीं बनाई है, ये चुनावी प्रचार के लिए उनका नाम का उपयोग कर रहे हैं।
तो देखिए, ये जो मराठी मानस है यह बहुत संवेदनशील है। मैं आपको बता दूं, अगर हो सकता है कि यह जो है नारा कहीं प्रति उत्पादक सिद्ध न हो जाए। अशोक सिंह जी, अब विनोद जी एक बात देखिए, अभी जब उपचुनाव हुआ था कुछ प्रदेशों में, जब हम उस सीट को हारे तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि प्रदेश के नेतृत्व के कारण हारे। सब लोगों ने उंगली उठाई कि मोदी जी की लहर कम हो गई। नंबर एक, आज कैसी भी परिस्थितियां आएंगी, चाहे हम और सरकार बनाएं चाहे पिछड़ जाएं, मैं मानता हूं देश की मीडिया और देश के जो विपक्षी दल हैं वो उसमें कहीं भी मोदी जी को अलग नहीं करेंगे, मोदी जी को लेके चलेंगे। इसलिए ये आपने देखा होगा अन्य प्रदेशों में भी, अब राजस्थान में कुछ सीटें हमारी कम हो गई तो कभी वहां के नेतृत्व के लिए लोगों ने नहीं कहा, बिहार में हमारा कम हो गया, उत्तर प्रदेश में कम हो गया, तो कभी उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को नहीं कहा, विपक्षियों ने खड़ा होकर कहा कि मोदी जी की लहर कम हो गई। आज अगर जीतते हैं तब भी श्रेय मोदी जी का जाएगा, हारते हैं तब भी ऐसा श्रेय मोदी जी के उस पर आएगा। तो निश्चित रूप से मोदी जी को भारत की राजनीति से आप जीत और पराजय में अलग नहीं कर सकते। अशोक जी, मैं ही आपसे पूछना चाहता हूं, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली। आपने कहा कि जीतने का श्रेय नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगा, तो अभी आप कहते हैं, आप थोड़ा अधूरी बात बोल गए। क्या आज अगर महाराष्ट्र में किसी तरह से हम यह मान लें, हालांकि एक काल्पनिक प्रश्न है, अगर अपेक्षाकृत भारतीय जनता पार्टी को सीटें नहीं मिली, उसकी हार होती है, तो क्या यह हार का ठिकरा आपकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर फोड़ने को तैयार है? विनोद जी, मैं आपके चैनल में था, आप ही मेरा इंटरव्यू ले रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले, और आपने यही प्रश्न मुझे उस समय कहा था कि मोदी जी को आप लोगों ने नेता घोषित किया है, अगर सरकार नहीं बनी तो क्या मोदी जी के ऊपर आएगा? देखिए, ये तो चूंकि भविष्य का प्रश्न है, इसलिए भविष्य में जो होगी वो देखी जाएगी। आज चूंकि आज महाराष्ट्र का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, आज हरियाणा और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ आएगी। जिस प्रकार, जिस भरोसे के साथ, जिस उम्मीद के साथ मैं आपके चैनल में लोकसभा के समय में बोला था कि स्पष्ट बहुमत से जीतेंगे, जब उस समय आपको भी यकीन नहीं था, आपने भी कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है, स्पष्ट बहुमत नहीं आ सकता है, और हमने कहा था कि स्पष्ट बहुमत के साथ जीतेंगे। और आज फिर कह रहा हूं मैं आपके चैनल पे, अपने देश के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, कि हम महाराष्ट्र में और हरियाणा में दोनों में स्पष्ट बहुमत के साथ आएंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, लेकिन मेरा बहुत सीधा प्रश्न है कि अगर चुनाव में हार होती है तो क्या हार का ठिकरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर रखने को आप लोग तैयार हैं? बस हाँ ना में जवाब दीजिए। देखिए, प्रश्न हमारा रखने नहीं रखने का नहीं है विनोद जी, आपका रखने का नहीं है। जब उपचुनाव हुए तो उसमें विरोधियों ने सीधा कहना शुरू कर दिया कि मोदी जी की लहर चली गई। अगर दो चुनाव में रहेगा तो हम और आप नहीं भी चाहेंगे तब भी विपक्ष मोदी जी को निशाना बनाएगा, और भाजपा को निशाना बनाएगा, केंद्रीय नेतृत्व को भी निशाना बनाएगा, और प्रदेश नेतृत्व को भी निशाना बनाएगा। आज नहीं, आप चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, हमारे साथ मुंबई स्टूडियो में शिवसेना के नेता सुभाष सावंत जी जुड़े हुए हैं। अब सीधे सुभाष जी के पास चलते हैं। सावंत जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीड़ से अपनी चुनावी रैलियों की शुरुआत कर दी, और खबर यह है कि लगभग 2 दर्जन चुनावी सभाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। आपके जो शिवशाही है, उसका जो मूल मंत्र है शिवाजी छत्रपति महाराज का, वो स्लोगन भी भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ले गई और नारा दे दिया कि छत्रपति शिवाजी का आशीर्वाद, चलो चले मोदी के साथ। मतलब एक व्यक्ति के ऊपर केंद्रित करके भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी चुनावी जंग जीतना चाहती है। और सीधे, हालांकि आज एक बात जरूर हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहीं भी शिवसेना का उल्लेख नहीं किया, कहीं भी उन्होंने एक शब्द खिलाफ नहीं बोले, तीखी टिप्पणी के बाद छोड़ दिए, कहीं भी उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को निशाने पर लिया। ऐसे में एक शंका फिर होती है कि क्या कहीं चुनाव के पश्चात आप लोगों में कोई ऐसा गुप्त समझौता तो नहीं हुआ है कि चुनाव के पश्चात वो गठबंधन फिर से हो जाए और आप दोनों एक मंच पर आ जाए? नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो आज नाम लेते हैं, चलो अच्छी बात है। उनको बहुत सालों के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी का याद आ गया है,
वो हमारे महाराष्ट्र के नहीं पूरे हिंदुस्तान के राजा थे। जी, जी। और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हमारे कई लोगों ने कहा है जी। कि सही बात, अभी नाम का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत पड़ी है मुझे मालूम नहीं। इस महाराष्ट्र में वापस एक बार दिल्ली को सलाम जी। करने का वक्त लाने की कोशिश हो रही है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन महाराष्ट्र में जो शिवसेना है वो अभी हमारे अशोक भाई जी बोल रहे हैं कि पूरा इसमें स्वीप में आ जाएगा। ये भूल रहे हैं कि तब भी शिवसेना उनके साथ थी और अनेक पार्टी उनके साथ में थे। हिंदुत्ववादी संगठन मोदी जी के साथ थी। बाला साहब स्वयं जब मुख्यमंत्री से हटाने जाने वाले थे मोदी जी, तब बाला साहब ने कहा था कि उनको हटाइए मत, मोदी जी एक अच्छा काम करने वाले हैं और हम उनका आज भी आदर करते हैं। लेकिन ऐसी क्या महाराष्ट्र में बात आ गई जो बीजेपी नेताओं को लगा अगर मोदी नहीं आ जाएंगे तो हमारा नैया डूब जाएगा। इस महाराष्ट्र में नेतृत्व की बहुत कमी लग रही है इनको, ऐसा मुझे लग रहा है। और बड़ी खेद की बात है कि जिस बीजेपी को हमने उंगली पकड़ के महाराष्ट्र में चलना उठना और बड़ा करने का जिम्मा लिया था, उस हिसाब से बाला साहब ने जिस प्रमोद महाजन और अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी साहब और गोपीनाथ मुंडे ने जिस ढंग से ये युति कायम स्वरूप बनाई थी, इसका सत्यानाश करने का काम तीन नेताओं ने इस महाराष्ट्र के किया है। एक फडणवीस, एक नाथ खड़से और दूसरे तावड़े जी। मुझे मालूम नहीं इनकी क्या मंसूबे, लेकिन इस महाराष्ट्र की मराठी जनता तो मदद करेगी, हिंदू जनता भी इस शिवसेना के पीछे उद्धव साहब के पीछे रहेगी और बाला साहब का सपना पूरा करेंगे। मैं ये भी नहीं जाना चाहता हूँ, मोदी जी की सभा बड़ी हो गई, बड़े आदर करता हूँ मोदी जी के, हमारे देश के पंतप्रधान है, मैं उनका बहुत आदर करता है, उद्धव जी आदर करते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि इतने 24 सभा लेने की इस पक्ष के कार्यकर्ताओं को जरूर क्या पड़ी। अरे तब थे तो मोदी साहब ने इस महाराष्ट्र में कितनी सभा लेके इतने खासदार लाए थे और साथ में एक लहर कहकर आई थी। लेकिन आज उनको वापस दिल्ली से मोदी साहब को बुलाना पड़ा कि मोदी साहब हमको बचाओ वरना हमारी नैया डूब जाएगी। जी सावंत जी, अभी एक जो बात और बहुत चल रही है यहाँ पर, आपने कहा कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को दुख लग रहा है जी, बहुत दुख लग लेकिन रहा है। आज जो मोदी जी को यहाँ लाया गया, देखिए मोदी जी को लाया गया और मोदी ने जी जो हाँ जी जी विनोद जी बोलिए बोलिए। बड़ा दुख की बात होती है, मुझे याद अभी भी आता है 93 का दंगा। उस दंगे के वक्त जो जो आदमी हमारे शहीद हो गए, मर गए, उस टाइम भी एक इकट्ठा हम साथ लड़े थे। और आज अचानक अच्छे दिन आने के बाद जाने दो, छोटे बड़े भाई को भूल जाओ, बाप को भूल जाओ, ऐसा रवैया बीजेपी ने किया। हमारे जैसे कार्यकर्ता बहुत दुखी है कि जिनको हमने दिल से लगाया उन्होंने पीठ के अंदर हमको खंजीर को फंसा दिया। मुझे दर्द लगता है, बहुत सच्ची दर्द लगता है। अशोक जी कुछ भी कहे, वो दिल पे हाथ रख के कहे कि युति टूटी, वो गलत टूटी है, बोले हाथ रख के। अगर सच्चे नरेंद्र मोदी ने भी, आपने बड़े भाई की बात की, आज पंत प्रधान नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि महाराष्ट्र गुजरात का बड़ा भाई है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इस तरह से गुजरात महाराष्ट्र को बनाएंगे जो गुजरात से भी आगे चले। ये अपने आप में यहाँ महाराष्ट्र में लोगों को ये जल्दी पचने वाला नहीं। मोदी, मैं विनोद जी ये हमने मोदी जी के बाद का बड़ापन है, लेकिन महाराष्ट्र आज बड़ा है, कल भी बड़ा रहेगा, आने वाले दिन में भी महाराष्ट्र का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है। ये तो इतिहास गवाह है। जब जब हिंदुस्तान के ऊपर संकट आया तब महाराष्ट्र खड़ा हुआ है, न कि और कोई खड़ा हुआ है। इसलिए हमें महाराष्ट्र का गर्व है और मराठी होने का गर्व है और हिंदू होने का गर्व है। हिंदुत्व बीजेपी ने छोड़ा होगा, लेकिन शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ा नहीं है, उद्धव साहब ने छोड़ा नहीं है। आज भी हम वही मुद्दे पे चले हैं। याद करो जो पहली हिंदुत्व की लड़ाई हो गई थी तब अकेले शिवसेना ने बलबूते पे लड़ाई थी। बाद में प्रमोद महाजन जी, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, ये सब बाद में शिवसेना को हिंदुत्व के लिए ज्वाइन। ये इतिहास है और ये इतिहास भूलना नहीं चाहिए। माँ बाप को भूलना नहीं चाहिए, बड़े भाई को भूलना नहीं चाहिए। उनका कुछ कर्तव्य है, उनका कुछ काम है, उनकी जो दिल से दुआ है वो तोड़नी नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है विनोद जी। ठीक है सावंत जी,
आपने बड़ी अच्छी बात कही, हमें बोलने लेकिन पे एक बात जो मजबूर है, सामने लेकिन फिर हमारा आई, दिल नहीं वहाँ चाहता है। मोदी गुजरात हमारा मोदी दिल गुजरात नहीं की चाहता बहुत है बात हुई, कि बड़े हम भाई कुछ की बात हो बीजेपी गई। के खिलाफ गेले। इसका विनोद जी, मतलब ये है कि महाराष्ट्र में जैसा वो दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, देखिए जैसा भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि महाराष्ट्र में मोदी लहर के सहारे जीतेंगे, आपके नेता उद्धव ठाकरे सहित और तो और राज ठाकरे ने भी कल कह दिया कि महाराष्ट्र में कोई मोदी लहर नहीं है, और उद्धव जी ने यह कहा कि हाँ कोई लहर है तो बाला साहब ठाकरे की लहर है और उसके सहारे जीतेंगे। तो खैर आपके पास हम फिर आएंगे, मेरे साथ बने रहिए। अब थोड़ा विदर्भ चलते हैं, जहां हमारे साथ प्रफुल्ल गुर्देव पाटिल कांग्रेस के नेता जुड़े हुए, उम्मीदवार भी है, जरा उनसे विदर्भ के बारे में पूछते हैं। हमारे सारे मेहमान बने रहिए, आपके पास सब फिर आएंगे। प्रफुल्ल, जरा आप ये बताएं कि जिस तरह से मोदी लहर, जैसे भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में मोदी लहर के सहारे जो चुनाव परिणाम लोकसभा चुनाव में लिया है वही महाराष्ट्र में भी लेंगे, और पूर्ण बहुमत के साथ आज नरेंद्र मोदी दावा किया कि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और उन्होंने आज बीड़ की सभा में आश्चर्यजनक रूप से, बल्कि हो सकता है उनकी रणनीति हो, उन्होंने शिवसेना पर कोई आक्रमण नहीं किया, कोई प्रहार नहीं किया। उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस और एनसीपी पर प्रहार करते हुए यहां तक कह डाला कि हाथ और घड़ी के मिलन ने पूरे महाराष्ट्र को कंगाल बना डाला, उसे लूट डाला। ऐसी स्थिति में आप कांग्रेस को कहां पाते हैं? आपका स्थान क्या रहेगा? क्या आप चुनाव में किसी जीत की संभावना पर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं? 15 साल के बाद कांग्रेस पार्टी पहली बार स्वतंत्र रूप से यहाँ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है, और जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो एंटी इनकम्बेंसी राष्ट्रवादी के खिलाफ है। इसलिए और हमारे जो मुख्यमंत्री रहे पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी स्वच्छ छवि, उसके कारण, और 3 महीने में जो मोदी जी के नाम पर उन्होंने सरकार लाया था, सरकार लाने के बाद जनता का जो भ्रम निराश हुआ, उसके चलते जनता के मन में काफी नैराश्य है, और कांग्रेस के प्रति रुझान जनता का बढ़ गया है। इसलिए हमें लगता है कि हम स्पष्ट बहुमत से महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। नहीं, कैसे बनाएंगे? यहां पर जो विदर्भ में जो स्थिति है, यह तो आपको मानना पड़ेगा, किसानों की आत्महत्या हो, चाहे सिंचाई घोटाले का मामला हो, ये सब आपके खिलाफ जा रहा है, आपके और एनसीपी के खिलाफ। यहाँ की जनता, देखिए लोकसभा में भी जनता ने जो वोट दिया वो भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया था। नहीं, ये जो खिलाफ जा रहा है वो राष्ट्रवादी के खिलाफ जा रहा है। कांग्रेस के कोई मंत्री इस घोटाले में शामिल नहीं थे, इसलिए जनता का जो रोष है वो राष्ट्रवादी के खिलाफ है। कांग्रेस के खिलाफ कोई विदर्भ में रोष नहीं है। डिवीजन जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के वोटों का हो रहा है, और कांग्रेस के विदर्भ में जी 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 नहीं तो देखिए प्रफुल्ल, वो आपने ठीक कहा कि जो सिंचाई घोटाले का आरोप एनसीपी के मिनिस्टर के ऊपर था जी, हाँ, लेकिन विदर्भ में जो कुख्यात हो गया विदर्भ किसानों की आत्महत्या को लेकर, आपके नेतृत्व की सरकार रही, मुख्यमंत्री आपका रहा, तो इसकी सीधी जिम्मेदारी तो आप पर आती ही है। और पूरे संसार में, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे संसार में विदर्भ का नाम कुख्यात हुआ किसानों की आत्महत्या लेकर। इसका जवाब मतदाता आपसे पूछेगा, आप मतदाता को इसका जवाब कैसे देंगे? कोई भी है, और जिस कार्यकाल में हुई है तब कांग्रेस का शासन था, मगर उसकी दखल लेते हुए प्रधानमंत्री जी ने 23,000 करोड़ रुपए का पैकेज विदर्भ के आत्महत्याग्रस्त किसानों के लिए और पूरे किसानों के लिए पैकेज के तौर पर दिया गया। उसके बाद किसानों की आत्महत्या की संख्या कम हुई, किसानों की आत्महत्या लगभग बंद हो गई है। ये वो सारा डेवलपमेंट जो हुआ वो कांग्रेस के राज में ही हुआ। जी नहीं, चलिए हम मानते हैं किसानों की आत्महत्या का सिलसिला तब भी था जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार थी। जी नहीं, मैं आपकी बात मान लेता हूं, चूंकि ये किसानों की आत्महत्या का सिलसिला आज से नहीं पहले से जारी है, और जब यह शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी महाराष्ट्र प्रदेश, तब भी किसानों की आत्महत्या हुई थी, आत्महत्या से। लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा कि आपने बहुत सारे वैसे कदम उठाए जिसके कारण उसकी संख्या में कमी हुई वाली। अब थोड़ा मैं आपके चुनाव क्षेत्र पर आना चाहता हूं। आपका मुकाबला महाराष्ट्र में जी नहीं, ठीक है, वो तो उठाए। अब अपने प्रदेश की बात करें,
अब आप अपने क्षेत्र की नागपुर के जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र जहां से आप स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई, चूंकि आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ है। उनसे चुनाव लड़ने में आपने ऐसी कौन सी रणनीति बनाई है? जैसे आपने एंटी इनकम्बेंसी की बात की, वो आपके आड़े आएगा, और चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जो स्वयं मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, उनके दौड़ में शामिल हैं, उनका भी नाम आता है, उनके खिलाफ आपकी क्या रणनीति है कि मतदाता आपका साथ देगा? एंटी इनकम्बेंसी मेरे खिलाफ नहीं है। पिछले 15 साल से यहाँ के बीजेपी के विधायक कंटिन्यू रहे हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। पिछले 5 साल से लापता विधायक के नाम पर वो प्रसिद्ध हुए हैं। पूरे क्षेत्र में उनका कभी दर्शन हुआ नहीं। उनका जो भी दर्शन हुआ वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से टीवी पर ही हुआ है। जनता के बीच में वो कभी रूबरू हुए नहीं। उनके साथ जनता के साथ कभी संपर्क संबंध रहा नहीं, इसलिए लोगों के मन में काफी नाराजगी है। और मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। पिछले 15 साल से निगम पार्षद के तौर पर महानगर पालिका में काम करते हुए जनता से मेरा सीधा संपर्क रहा, और उसके बलबूते जनता से मुझे भारी समर्थन मिल रहा है, और मुझे लगता है कि मैं ये चुनाव निश्चित तौर पर जीतूंगा। जी नहीं तो आपकी कोई खास रणनीति मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए? आपके जो आपका जो है चुनावी घोषणा पत्र आ गया, लेकिन आप अपने क्षेत्र के मतदाताओं के लिए आपके कोई खास पेशकश उनको लुभाने के लिए? ताकि छोटे मोटे जो भी समस्या है वो अपने विधायक के पास, अपने प्रतिनिधि के पास बेझिझक बेरोक आ सके, इतना फ्रीडम रहना चाहिए। अभी के जो विधायक है उनके घर तक जनता पहुंच नहीं सकती। उनके एक कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हुआ करते थे, पंजू तोतवानी जी, उनको अपमानित करने की वजह से वो शिवसेना ज्वाइन की और शिवसेना से लड़ रहे। जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ये विधायक सुनते नहीं है, तो आम जनता की वो कैसे सुनेंगे? इसलिए आम जनता ये चाहती है कि विधायक जी ने अभी पार्टी का काम करना चाहिए, जनता का काम अभी प्रफुल्ल गुर्दे करेंगे। अच्छा, आपने तोतवानी की बात की, जो शिवसेना के उम्मीदवार के रूप में जो पर्चा भरा है, ये ठीक है कि वो स्वयं जो है भारतीय जनता पार्टी के नजदीक थे, देवेंद्र फडणवीस के भी नजदीक थे। अब उन्होंने नाराजगी दिखाते हुए शिवसेना के उम्मीदवार के रूप में वहां से पर्चा भरा और मैदान में है, तो इसका लाभ क्या आपको मिलेगा? उनके खड़े रहने से लाभ नुकसान का मुझे कोई संबंध नहीं। मेरी वोट बैंक और मेरा जनता से समर्थन वो मेरे को काफी अच्छा मिल रहा है। उनके खड़े रहने मेरे से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जी अच्छा, आपके पिताजी भी वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सशक्त नेता के रूप में यहाँ विदर्भ में रहे हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में उनकी जो लोकप्रियता है अपने क्षेत्र में, उन्होंने बहुत काम किए हुए हैं, यह निश्चित है, उनकी लोकप्रियता का लाभ भी आपको मिलेगा मतदान में? मेरे पिताजी ने ये कॉन्स्टिट्यूंसी सीखी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब कुछ भी माहौल नहीं था, तब एक एक आदमी जोड़ के भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाई है। आज जब ये जमीन तैयार हो गई है, तब भारतीय जनता पार्टी ने अपना आदमी घुसाकर उनको साइड ट्रैक कर दिया, उनको अपमानित करते हुए पार्टी से बाहर जाने के लिए मजबूर किया। और उनके संबंध रहे बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी आपका। जी हाँ, उनके सभी पार्टियों के सभी नेताओं के साथ, सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनके। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर है कि उसका लाभ भी आपको मिलेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अब हम सीधे चलते हैं फिर दिल्ली अपने स्टूडियो में, जहां हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुदेश वर्मा जी मौजूद हैं। सुदेश जी, अभी आज जो चुनावी रैली की शुरुआत की प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र से, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र पहुंचे, महाराष्ट्र की पहली रैली उन्होंने बीड़ में बहुत ही एक रणनीति के तहत गोपीनाथ, स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे के चुनाव क्षेत्र का चुनाव उन्होंने चयन किया, वहां शुरुआत की, और उन्होंने बिल्कुल एक तरह से जंगे ऐलान कर दिया कि यहां जो 15 वर्षों में कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने मिलकर के पूरे महाराष्ट्र प्रदेश को कंगाल कर दिया, उसको वहां पर फिर से पूरी बहुमत के साथ
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ला करके हम यहाँ की जनता के दुख दूर करेंगे। और इसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कह दी, उन्होंने महाराष्ट्र को गुजरात का बड़ा भाई बताया। ध्यान रहे, मोदी और गुजरात, इसकी गूंज पूरे संसार में हो रही है। उसे बताया और यह कहा कि हमें जब हमारी सरकार बनती है तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि गुजरात से भी आगे महाराष्ट्र बन जाए। क्या आपको लगता है कि मोदी ने इन सब बातों को किसी एक खास रणनीति के तहत वहां मतदाता के सामने रखा? जी, आपने जब मोदी जी से शुरुआत की थी तो मैं बोलना चाह रहा था, अच्छा कि आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा। देखिए, मराठवाड़ा में बीच में जब उन्होंने रैली को एड्रेस किया, आपको पता है, आप महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं कि वहाँ की जो सीट्स हैं, क्योंकि ये बहुत बैकवर्ड रीजन्स में आते हैं, फार्मर सुसाइड सबसे ज्यादा यहाँ हुआ था, और इससे लगा हुआ जो रीजन है विदर्भ का रीजन है, जो अमरावती और नागपुर का रीजन है, इसको इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ से वो अपने जंग का ऐलान कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी जो हैं ये अपने पर मैंडेट मांग रहे हैं। यहाँ एक व्यक्ति है, मैंने आज ट्वीट भी किया था कि देखिए, एक व्यक्ति जिस तरह से वोट मांग रहा है कि मैं काम करना चाहता हूं और मुझे एक मौका दो, मैं बदलाव लाना चाहता हूं। और यही कारण है कि जो अलायंस टूटा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री शिवसेना का हो, वो चाहते थे, क्योंकि देखिए, अगर नरेंद्र मोदी को डिलीवर करना है। ये बातें सुदेश जी, ये बातें अब पुरानी पड़ गई। मैंने आज उन्होंने अपने संबोधन में कहीं भी शिवसेना पर आक्रमण नहीं किया, उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी पर किया। देखिए, ये तो एक फैक्ट है कि शिवसेना के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन मोदी जी के लेवल में नहीं होना है, उद्धव ठाकरे और मोदी के लेवल में नहीं होना है, लोकल लेवल में भले ही हो जाए, क्योंकि शिवसेना बीजेपी का एक नेचुरल एलाई पोस्ट पोल भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बीजेपी को अपने आप में मेजोरिटी मिल जाए, ये मोदी जी जानते हैं। लेकिन जिस तरह से वो मैंडेट मांग रहे हैं, आप देखिए, क्योंकि उनको आज उन्होंने हरियाणा में भी यही बात कही जो उन्होंने महाराष्ट्र में दोहराई कि अगर हमें इंप्लीमेंट करना है, डिलीवरी गवर्नेंस इंप्लीमेंट करना है, तो वहां बीजेपी की सरकार को लाओ, क्योंकि प्रधानमंत्री होकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आपके पास स्टेट्स के वो राइट्स नहीं है। इसलिए आपने जो एक प्रश्न उठाया था कि लीडर कौन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि लीडर कौन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एजेंडा गवर्नेंस का। आप जिसको भी लाएंगे और उसको इंप्लीमेंट करना होगा, चाहे वो आदमी व्यक्ति कोई भी हो। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है जिसकी आप नाम ले रहे थे, कोई एक नवयुवक भी हो सकता है जिसकी बात चर्चा भी चली है, नवयुवती हो सकती है, और मोदी जी के एजेंडा पर वो काम करेगा अगर महाराष्ट्र के लोगों ने उनको मैंडेट दिया तो। सुदेश जी, आपने यह बात उठी तो मैं बताता हूं, यह आप भी स्वीकार करेंगे कि इसके पहले जब भी चुनाव हुए हैं, हर स्टेट में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा चुनाव के पहले कर दी है। पिछला चुनाव दिल्ली में हुआ था, वहां भी डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम पहले ला दिया गया था। मैंने एक मुख्यमंत्री को चेहरा सामने लाने पर ही लड़ा। यह पहली बार है कि महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी इससे बच रही। इसका मतलब है कि चुनाव, ये सारा का सारा जो खेल है, ये कहीं स्थानीय नेतृत्व को हाशिए पर रख करके केंद्रीय नेतृत्व कोई अपनी खास योजना को या खास एजेंडे को लागू कर रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग आज भी ट्रेडिशनल तरह से अगर भारतीय राजनीति को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो शायद हम सही बुल आई में हिट न कर पाएं, क्योंकि देखिए, राजनीति पूरा टेक्टोनिक शिफ्ट ले चुकी है इस देश में, और हर व्यक्ति जो युवा है बदलाव चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, वो चाहता है कैसे बदलाव हो, कैसे चेंज हो। अगर चेंज होना है तो इंपॉर्टेंट नहीं कि आप लीडर किसको प्रोजेक्ट करें। अगर मोदी जी के नाम पर बीजेपी वोट मांग रही है तो मोदी जी का मतलब है एजेंडा फॉर गुड गवर्नेंस, एजेंडा फॉर अकाउंटेबिलिटी, जो कभी भी एजेंडा में नहीं रहा। अगर हरियाणा में जाकर वो बोलते हैं कि हमें लाओ और हम डिलीवरी करेंगे, इस 60 सालों में डिलीवरी नहीं हुआ है, वही महाराष्ट्र में बोलते हैं इतने होने के बाद भी महाराष्ट्र पिछड़ गया है और हम गुजरात से आगे ले जाएंगे, तो ये एजेंडा ऑफ गवर्नेंस है। और मोदी का जो एजेंडा ऑफ गवर्नेंस है, इसको विक्ट्री मिली थी लोकसभा में, तो एक एक्सपेरिमेंट है। इसलिए महाराष्ट्र और हरियाणा का जो चुनाव है एक्सपेरिमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स है। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तभी जाके गवर्नेंस एजेंडा इंप्लीमेंट हो सकता है। जी, बहुत अच्छा सुरेश जी। अब हम सीधे चलते हैं, एनसीपी के नेता शिव प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। शिव प्रताप जी, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीड़ में चुनावी सभा की, वहां वो सीधा उनका आक्रमण कांग्रेस और आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस के ऊपर था। वो यहां तक बोल गए कि हाथ और घड़ी के मिलन ने
पूरे प्रदेश को लूट लिया, कंगाल कर दिया, और इससे स्थिति से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने वोट मांगा। यह बड़ा विचित्र बात है, उन्होंने कहीं भी शिवसेना का नाम नहीं लिया, वो उनका आक्रमण सीधे आपके ऊपर रहा, और आज वो बहुत आक्रामक थे आपकी पार्टी के ऊपर। वो बार बार वो घड़ी का नाम ले रहे थे, बार बार हाथ का नाम ले रहे थे। ऐसी स्थिति में जब एक और जो नई बात सामने आई, जैसा मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने शिवसेना का नाम नहीं लिया, और आज आपके नेता आज शरद पवार ने एक पूछ दिया कि कौन कहता है कि शिवसेना अकेली पड़ गई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर इसका रहस्य क्या है, इसमें क्या गुण रहस्य है? उन्होंने एक तरह से शिवसेना का शरद पवार ने ही बचाव किया कि कौन कहता है कि शिवसेना अकेली पड़ गई है प्रदेश में। आखिर इसके पीछे क्या राज है, क्या बात है? देखिए विनोद जी, शुरुआत आपने करी प्रधानमंत्री जी के अभिभाषण से जी, तो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि आपने एक बात कही कि हमारे और एनसीपी के बीच की बात जो उन्होंने कही, उसके साथ एक बात और उन्होंने कही। उन्होंने कहा कांग्रेस एनसीपी एक ही गोत्र हैं। विनोद जी, तो एक ही गोत्र हैं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मैं इससे सहमत हूँ। हम गोत्र एक इसलिए हैं क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष की राजनीति करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना हो, उनका हमेशा से सिद्धांत रहा है टूट डालो राजनीति करो। समझ रहे हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। उसी का परिणाम देखिए है क्या, लोकसभा इलेक्शन जो था, लोकसभा इलेक्शन में मोदी लहर थी, और उस मोदी लहर में ये बात सत्य है कि उन्होंने अच्छी सीट लाई, और कहीं ना कहीं 10 साल हमने सरकार चलाई। तो होता क्या है कि ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे एक स्थायी सरकार, ये अरुण जेटली जी ने भी सदन में कहा था कि स्थायी सरकार नहीं होता है लोकतांत्रिक देश में। तो वैसे ही अभी आपने देखा होगा कि उपचुनाव जो हुए उत्तर प्रदेश और कई जगहों पे, उनमें जनता ने दिखा दिया है, जनता ने दिखा दिया, सारी जनता ने दिखाया कि स्थितियां बदल चुकी हैं। अब आप लोकसभा में 5 साल के लिए सरकार बना के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो आप जो है अब देश को देखें। ठीक है, अच्छी बात है कि आप जापान जा रहे हैं, आप अमेरिका जा रहे हैं, और एक बात तो मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी एक कुशल वक्ता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, मैं इस बात से राजी हूं, और इस बात से भी राजी हूं कि वो इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं। लेकिन क्या उनका मंत्रिमंडल, मैं ये देख रहा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत है, मैं आपको बता दूं विनोद जी कि उनका जो मंत्रिमंडल है वो मुझे बानर सेना लगता है। हकीकत ये है, क्योंकि एक ही नेता के ऊपर सारी चीजें, मतलब मोदी मोदी मोदी, और इसी कारण आपने देखा होगा कि उपचुनाव में जो स्थितियां आई हैं वही एनसीपी महाराष्ट्र चुनाव में लेकर के आएगी। आपने नेतृत्व की बात कही विनोद जी, नेतृत्व में आप देखिए महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे देश में एक वरिष्ठ नेता जो चेहरा है हमारे पास, वो है शरद पवार साहब। शरद पवार साहब ने महाराष्ट्र के लिए इतना कुछ किया है कि इसी विधानसभा चुनाव में हम स्वतंत्र लड़ रहे हैं, और स्वतंत्र लड़ने के देखिए कि ये भी मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस से हमारा गठबंधन टूटा। कोई भी अगर राष्ट्रीय दल है, हम भी राष्ट्रीय दल हैं लेकिन हम छोटे हैं, बीजेपी और कांग्रेस एक बड़े दल हैं देश के। यहाँ पर आप देखिए कि जब भी किसी की जरूरत होती है तो वो हमारे क्षेत्रीय दलों को गठबंधन में लेते हैं। लाइक बीजेपी से शिवसेना का गठबंधन था, उनका टूट गया, वो उनका अपना मामला था, उसको नहीं कहा उन्होंने, हमारे कारण में कह रहे हैं कि बीजेपी और एनसीपी इसलिए टूटी क्योंकि ये निजीकरण की राजनीति करते हैं। निजीकरण की राजनीति है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पर कांग्रेस को लगा कि भाई हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो अकेले लड़ रही है। हमें सम्मानजनक स्थिति नहीं दी, 118 प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस ने जारी कर दी, तो हमें जब सम्मान नहीं मिलेगा तो हम वहां पे क्यों रुकेंगे? क्योंकि हम राजनीति व्यक्तिगत और पार्टी वाइज अगर देखें, हम दल के हिसाब से भी सम्मान की राजनीति करते हैं, और हमारे पास नेतृत्व के लिए शरद पवार जैसे नेता हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले चुनाव में इस बार आप देखिएगा कि शरद पवार और जो हमने 15 वर्षों में किया है उसके एवज में हम पूर्ण बहुमत में सरकार बना ले जाएंगे। इसके साथ एक चीज और विनोद जी मैं कहूंगा, शरद पवार की जो लोकप्रियता है, उनका जो प्रभाव है महाराष्ट्र में, नहीं मैं थोड़ा इसी बीच में आपसे टोक रहा हूं, जो मेरा दूसरा सवाल था, जैसे आपने शरद पवार की बात की, शिवसेना की बात की, अब ये जो आज का जो वक्तव्य है शरद पवार साहब का शिवसेना के पक्ष में, वो बहुत ही नरम नजर आए, बल्कि एक तरह से बचाव किया, उनके लोग ने बचाव किया कि उन्होंने कौन मराठी बना के कौन मानते हैं विनोद जी, शिवसेना अकेला, शिवसेना अकेली पड़ गई है, यह कौन कहता है?
आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? कौन सी नई खिचड़ी पक रही है? विनोद जी, खिचड़ी कुछ भी नहीं है। देखिए, अभी पवार साहब ने ही ट्वीट किया कि एक समय था जब मुंडे जी थे, बाल साहब ठाकरे थे, तमाम उन्होंने नाम गिनाए जो उनके साथ राजनीति करी है। आज वो लोग शायद हैं नहीं यहाँ पर। तो उन्होंने एक बात ये कही कि उन लोगों के साथ हम लोग विचार करते थे कि महाराष्ट्र में किस तरह से कैसे राजनीति की जाए, क्योंकि आपस में सबका तो एक ही उद्देश्य है, खुशहाली, समृद्धि, महाराष्ट्र में का विकास। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, वो अजीत पवार साहब हों या देवेंद्र जी हों, देवेंद्र जी के पिताजी से पवार साहब ने कहा हमारे बड़े अच्छे संबंध थे, तो आपस में चर्चा करके हम राजनीति करते थे। यह कहीं ना कहीं हमारे जो नई पीढ़ी है उस पर गैप आ गया है। इस बात को ट्वीट किया है पवार साहब ने, फेसबुक में भी आप देख सकते हैं। तो इस जगह पर स्पष्ट होता है कि महाराष्ट्र के बारे में वो एकता के साथ सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा महाराष्ट्र जितना आगे गया है उससे कहीं और ज़्यादा आगे जाए। तो इस करप्शन, अब देखिए, करप्शन की यदि बात कहें, आपने चर्चा करी तो मैं बोल देता हूं, करप्शन की बात करी है। विनोद जी मैं कह देता हूं, आम आदमी पार्टी ने न जाने कितना जो है शरद पवार पर हमारे भ्रष्टाचार का और न जाने कितने आरोप लगाए। क्या उसको सिद्ध किया गया? क्या ऐसे जो दावे किए गए हैं, क्या उनको उनके लिए कानून नहीं है? क्या अभी तक पवार साहब के ऊपर यदि इस तरह की कोई भ्रष्टाचारी विरोधी या जो भी है आपने बताया, तो क्या इस तरह का कोई लांछन सही सिद्ध हुआ? जी, आप मुझे बताइए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो अगर वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में जवाब दूं इसका। ठीक है जी, विनोद जी मैं जवाब दूं। आदर्श घोटाला सबसे पहले सरकार आपकी, अब हम सीधे फिर चलते। जी हाँ, आदर्श घोटाला, इरिगेशन स्कैम, स्कैम हर जगह आप क्या बात करते हैं। उसके बाद भी आप बोलते हैं ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वाली बात हो गई कि सामने से कोल का फाइल चोरी हो गया और आप बोलते हैं हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सरकार आपकी थी, आपके से घोटाला हुआ, आप कैसे ये बात बोल सकते हैं? करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र में। इस बात विनोद जी मैं अभी एनसीपी के प्रवक्ता साहब ने जो बात कही है मैं एक बार बता दूं। मोदी साहब ने जो गोत्र की बात कही है उसको समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस से ही निकल के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी, नंबर 1। जी। अब मैं दो उदाहरण देता हूँ। इनके एकमात्र एमएलए झारखंड में हुए कमलेश कुमार सिंह जी, और उन्होंने घोटाला किया। ईडी का जांच चल रहा है, सीबीआई का जांच चल रहा है। वो जेल में गए, उनकी पत्नी जेल में गई, वो बाहर आई, और उन्होंने जो पैसे लगाए वो बॉम्बे में लगाए, और बॉम्बे में वहां लगाए जो उनके समधी थे प्रदेश के अध्यक्ष। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपके गोत्र की बात करता हूँ। और उन्होंने जो पैसे लगाए, वहाँ एक यूनियन बैंक है वहाँ पे महाराष्ट्र में, और जो वहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो उनके समधी। तो ये गोत्र महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र से बाहर भी अगर यदि आपने ये बात कही, यही बात मैं कहना चाहता हूं, सिद्ध करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि मोदी जी एक कुशल वक्ता है, इनको समझ जाना चाहिए वो कुशल वक्ता ही नहीं है, वो एक शुद्ध ब्याजहीन डिलीवरी देने वाले नेता है। उनकी जो छवि है वो 5 साल तक लोकसभा में डिलीवरी देने आप आए हैं, देश की सरकार है, और ये जहां तक 100 दिनों की बात करते हैं कि 100 दिनों का हिसाब मांगते हैं, तो खुद न पढ़ सके जो वो किताब मांग रहे हैं, जो लुटेरे भी आज हमसे हिसाब मांग रहे हैं, जो 60 सालों तक दे न सके देश का जवाब, वो आज 100 दिनों का हिसाब मांग रहे हैं। ये तो इनकी स्थितियां हैं, आज इनके पास कुछ बचा नहीं है। हम क्यों ना मांगे, हम 100 दिन का हिसाब क्यों ना मांगे? आप अशोक जी पहले तो 60 सालों का हिसाब आपने दिया, जो आपने आदर्श घोटाले किए, जो आपने महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में, जिसमें आपके शरद पवार जी भी आए, प्रफुल्ल पटेल जी भी आए, आपके दो दोनों पे भ्रष्टाचार। महाराष्ट्र के मतदाता इसका फैसला कर देंगे। लेकिन अब हम आखिरी सवाल के चलते हैं शिवसेना के नेता सुभाष सावंत जी के पास। सावंत जी, मेरा एक सवाल एनसीपी के नेता से था जिसका जवाब वो सीधे नहीं दे पाए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सुभाष जी, अभी जो शरद पवार साहब ने टिप्पणी की है वो आपके पक्ष में किया, ऐसा लगता है कि वो आपके प्रति, शिवसेना के प्रति नर्म बन गए। उनका ये कहना, उन्होंने ये पूछ कहा कि कौन कहता है कि शिवसेना अकेली पड़ गई है। यह शरद पवार के मुंह से इन शब्दों का निकलना यह बेमानी नहीं हो सकता है, इसमें कहीं ना कहीं कोई गूढ़ रहस्य अवश्य छिपा हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या कोई बातचीत आपकी शिवसेना के साथ शरद पवार की हुई है, जो इतने नरम पढ़ करके आज सार्वजनिक रूप से उन्होंने आपका बचाव किया? सावंत जी, आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, विनोद जी,
शिवसेना आज कई सालों से इस महाराष्ट्र में काम करती जी। है, एकदम ग्राउंड लेवल में काम करती है, हर काम में लोगों को मदद करती जी। है। शिवसेना को खत्म करने के लिए बहुत जी। जन ने विचार किया था, सबका खात्मा हो गया, लेकिन शिवसेना आज जी। भी खड़ी है और उभर कर खड़ी है। शरद पवार जी ये शिवसेना के जब से स्थापना हो गई तब से शरद पवार जी साहब जो है वो शिवसेना को जानते हैं। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।